विविधता। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी जो कि पॉलिटिकल साइंस है उसका पहला चैप्टर विविधता। भारत में आखिर विविधता क्यों पाई जाती है, किन चीजों में पाई जाती है, ये भारत के लिए शक्ति है या ये भारत के लिए अभिशाप का काम करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में विविधता। भारत में विविधता विविधता का अर्थ होता है किसी चीज में अंतर। जैसे यदि हमें किसी के खान पान, किसी के रहन सहन, काम करने के तरीके में, उसके पहनने के तरीके में जो हमें अंतर दिखाई देता है उसी को हम विविधता कहते हैं। अब विविधता की समझ को समझने के लिए जो एनसीईआरटी है इस चैप्टर में कुछ उदाहरण देकर इसको समझाया गया है। सबसे पहला है भौगोलिक स्थितियां। अगर हम इसके उदाहरण को देखें तो कहीं समुद्री इलाका होता है, कहीं पहाड़ी इलाके होते हैं। आप सभी ये जानते हैं कि जैसी स्थितियां आपको अपने शहर में मिलती हैं वैसी किसी अन्य शहर में आपको नहीं मिल पाती हैं। यहाँ तो समुद्री इलाका और पहाड़ी इलाका जो कि भारत के ऊपरी क्षेत्र में पाया जाता है और समुद्री इलाका जो कि प्रायद्वीपीय भारत के आसपास पाया जाता है, तो इसमें भी इनकी परिस्थितियों में भी हमें अंतर देखने को मिलेगा। तो भौगोलिक स्थितियों के हिसाब से तो अंतर होता ही है। नए पुराने का मिलना और मिश्रित संस्कृति का जन्म होना। जब हम किसी पुरानी संस्कृति के साथ जब हम किसी नए वातावरण में जाते हैं, मान लीजिए आज हम गांव में हैं, कल शहर में जाकर रहने लगे हैं, तो हम वहां की संस्कृति में मिलना जुलना शुरू करते हैं। धीरे धीरे उसके आचार विचार हमारे अंतर आते हैं और जो हमारे पास होते हैं पुराने संस्कार या पुरानी संस्कृति, वो उस नए संस्कारों में या नई संस्कृति में मिलने लगती है। तो जो नई और पुरानी मिलकर एक मिश्रित संस्कृति का निर्माण करती हैं। अगर मैं इन समुद्री और पहाड़ी इलाकों को सही से आपको समझाऊं तो सबसे पहले हमें इनके कपड़ों में, इनके खान पान में, इनके काम करने के तरीके में हमें अंतर देखने को मिलता है। समुद्री इलाकों में जहां हम नॉर्मल सूती कपड़ों को पहनकर अपनी दिनचर्या का काम कर सकते हैं, वहीं पहाड़ी इलाकों में सूती कपड़ों से काम नहीं चल सकता। वहां भारी भारी और ऊन के कपड़े पहने जाते हैं। उसके बाद में खान पान, जहां पहाड़ी लोगों के पास खान पान के लिए जो उनके पास जो पशु होते हैं, जैसे जो कुछ गाय होती हैं, बकरियां होती हैं, याक होते हैं, उनसे मिलने वाले पदार्थ, ठीक है, वो होते हैं जो गाय से उन्हें दूध मिलता है, मक्खन चीज, ऐसे पदार्थों को खाते हैं। और समुद्री इलाके वाले वहां के आसपास की जितनी भी खेती हो सकती है उससे उत्पन्न जो अनाज होता है या जिस प्रकार की भी खेती होती है उस तरह के खान पान को खाते हैं। काम करने का तरीका, वहाँ पहाड़ी इलाकों में पहाड़ी जो यातायात होते हैं वो अलग होते हैं, पहाड़ी रोड अलग होंगी, ऊपर नीचे दाएं बाएं। और समुद्री इलाके जहाँ के आसपास के होते हैं वहाँ यातायात के जो साधन होते हैं वो पूर्णतः विकसित होते हैं। तो वहाँ के काम करने के तरीकों में, तेजी में, सब चीज़ों में अंतर देखने को मिलता है। बात करें हम जनसंख्या घनत्व की तो पहाड़ी इलाकों में जो घनत्व होता है वो हमें विरल देखने को मिलता है और समुद्री इलाकों के आसपास के क्षेत्र में जो इस जनसंख्या घनत्व होता है वो हमें सघन देखने को मिलता है। जनसंख्या घनत्व हमें शहर और गांव में भी देखने को, शहरों में हमें विरल देखने को मिलता है। विरल मतलब ज्यादा सघन नहीं, घिसपिच नहीं। ये जो एनसीईआरटी है उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि शहरों में विरल हमें जनसंख्या देखने को मिलती है, क्योंकि हमारे देश को कृषि प्रधान देश माना जाता है और माना जाता है कि जो सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है वो गांव में रहती है। तो गांव की जनसंख्या को इस एनसीईआरटी में सघन तरीके से बताया गया है। समुद्री और पहाड़ी इलाके के उदाहरण को बढ़ाते हुए इस पाठ में बताया गया है कि जो केरला और लद्दाख जो कि एक पहाड़ी इलाका है और केरला जो कि एक समुद्री इलाका है, इन दोनों में ऐतिहासिक और भौगोलिक कारणों का भी असर रहा है। यदि हम सबसे पहले लद्दाख को देखें तो लद्दाख जो कि एक रेगिस्तानी इलाका है, यानी कि बर्फ से ढका हुआ एक रेगिस्तान इलाका जो कि पूर्णतः बर्फ से ढका रहता है। रेगिस्तान का मतलब ये नहीं है कि जो रेत वाला है, जो पूर्णतः बर्फ से ढका रहता है। हाँ, जो दिनचर्या है या कामकाज है वो ना के बराबर हो सके। लद्दाख जो बर्फ से ढका रहे ऐसा क्षेत्र। उसके बाद में खेती संभव लेकिन ना के बराबर या बिल्कुल कम। बारिश बिल्कुल नहीं होती है, बारिश की जगह बर्फ पड़ती है। वहां पे कम पेड़ वहां पाए जाते हैं। ऐसा तो हमें सभी को पता है कि जहाँ सबसे ज्यादा अधिक बारिश होती है वहां हमें सबसे ज्यादा सघन पेड़ या वनस्पतियां देखने को मिलती हैं। यहाँ बारिश बिल्कुल नहीं होती तो यहाँ पेड़ भी हमें कम ही देखने को मिलेंगे। और जो पीने का पानी है उसके लिए हमें ये जो मतलब लद्दाख के लोग होते हैं वो बर्फ पिघलने पर निर्भर होते हैं कि बर्फ पिघलने पर ही उन्हें पानी पीने का प्राप्त होता है। जो लद्दाख वाले लोग हैं
वो एक प्रकार की बकरी पालते हैं जिसको पश्मीना बकरी कहते हैं, जिससे पश्मीना शॉल मिलता है जो कि काफी महंगा होता है। पश्मीना शॉल जो कि लद्दाख की एक पहचान है और उसको जीआई टैग जो कि एक भौगोलिक संकेतक होता है वो मिला हुआ है। भौगोलिक संकेतक ये होता है कि ये जो पश्मीना शॉल है ये केवल और केवल लद्दाख में पाया जाएगा और कहीं नहीं। इसका जो मेन बनने का जो एरिया है वो लद्दाख ही है, इसलिए इसको जीआई टैग दिया हुआ है। हम लद्दाख के खान पान की बात करें तो इसके अंतर्गत हमें दूध के पदार्थ जो कि मक्खन, चीज, इनका जो खाद्य पदार्थ होता है वो ये चीजें ज्यादा होती हैं और इसी के साथ साथ मांस। इनके प्रत्येक परिवार के पास ये पशुएं लगभग पाए ही जाते हैं, जैसे कुछ गाय, बकरियां, याक, ये लद्दाख में प्रत्येक परिवार के पास लगभग पाए ही जाते हैं। अगर मैं इनके ऐतिहासिक स्थिति की बात करूं लद्दाख की, तो जो लद्दाख है, लद्दाख की जो घाटियां हैं उन्हीं से जो मध्य एशिया के व्यापारी हैं वो भारत पहुंचे। जो मध्य एशिया के व्यापारी थे वो अपने साथ मसाले, कच्चे रेशम और दरिया लेके आए। लद्दाख के रास्ते से ही जो तिब्बत है वहां बौद्ध धर्म पहुंचा। उसके बाद में जो लद्दाख में चलता है गानों और कविताओं का संग्रह, वहां समृद्ध मौखिक संग्रह है। मौखिक मतलब वहां लिखित इन चीजों का संग्रह नहीं है। जो भी ये जो गाने और कविताएं हैं वो जैसे प्राचीन समय में हम देखते थे जो ऋषि मुनि जो होते थे वे अपने जो ज्ञान था वो मौखिक रूप से प्रदान करते थे। ठीक है, उसी प्रकार से समृद्ध मौखिक संग्रह हमें गानों व कविताओं का देखने को मिलता है। उसके बाद में अगर मैं तिब्बत का जो ग्रंथ है केसर सागा जो कि लद्दाख में सबसे ज्यादा प्रचलित है, हम लद्दाख को ही छोटा तिब्बत कहकर पुकारते हैं। उसके बाद में अगर हम लद्दाख की तुलना केरल से करें तो हम देखेंगे कि जो भारत के दक्षिण पश्चिम में बसा हुआ है, जैसे भारत का नक्शा इस तरीके से बना हुआ है तो केरल नीचे की साइड में है, मतलब साउथ साइड में है, और जो लद्दाख है वो नॉर्थ साइड बसा हुआ है। तो जो केरल है वो दक्षिण पश्चिम में बसा हुआ है जो कि समुद्र और पहाड़ियों के बीच स्थित है। जो पहाड़ियां होती हैं वो विविध प्रकार के मसालों का उत्पादन करती हैं या उस पर पाई जाती हैं। मसालों में हम जैसे देखें इलायची, काली मिर्च, लौंग, ये जितने भी मसाले थे ये मसाले हमें प्राचीन समय से देखने को मिलते हैं। ये मसाले ही व्यापारियों के आकर्षक के कारण थे। सर्वप्रथम केरल में अरबी और यहूदी व्यापारी आए। उसके साथ ही साथ एक संत थॉमस करके ईसाई थे जिनको हम धर्मदूत के नाम से जानते हैं, जो ईसाई धर्म के धर्मदूत के नाम से जाने जाते हैं। ईसाई धर्म के जो प्रसार का श्रेय है वो संत थॉमस को जाता है। अब इसी के साथ साथ जो अरब व्यापारी थे वो यहीं आकर बस गए। इसका जो हमें पता चलता है कि वो अरब व्यापारी थे वो यहीं आकर बस गए। एक इब्न बतूता करके एक यात्री था जिसने अपना यात्रा वृतांत लिखा। उसमें हमें पता चलता है कि जो अरब व्यापारी थे वो यहाँ आकर बस गए। एक पुर्तगाली भी भारत आया, एक नहीं आए तो बहुत सारे, लेकिन सर्वप्रथम इन्होंने ही शुरुआत की, वास्को डी गामा। ये समुद्री रास्ते की खोज करके भारत तक आए, यहाँ के मसालों को अपने यहाँ ले जाकर बेचा तो इन्हें 300 गुना तक मुनाफा हुआ। तो धीरे धीरे करके जब सबको पता चला तो और सारे समुद्री रास्तों की खोज हुई, भारत की तरफ सबका आगमन बढ़ा। तो सबसे पहले सब केरल के तट पर ही पहुंचते थे जो समुद्र के रास्ते आते थे। उसके बाद में अगर मैं ऑल ओवर हिस्टोरिकल फैक्ट की बात करूं, केरल में विभिन्न सारे धर्मों का यहाँ एक बोलते हैं ना कि एक असर रहा या इफेक्ट रहा। तो विभिन्न धर्मों में हम यहूदी, इस्लाम, हिंदू, ईसाई, बौद्ध धर्म, केरल में हमें लगभग ये सारे धर्म आज भी देखने को मिलते हैं जो कि हिस्टोरिकल फैक्ट थे, जो हमें ऐतिहासिक रूप से जिनसे लोग प्रभावित हुए थे वो आज भी हमें केरल के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। केरल के अंदर आज भी विभिन्न धर्मों का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। उसी के आसपास हमें केरल में चीनी व्यापारियों का भी हमें साक्ष्य मिलते हैं कि चीनी व्यापारी भी वहां आए थे साक्ष्य के रूप में। जो मछली पकड़ने वाला जाल है वो भी चीनी लोग हैं उनके जाल से मिलता जुलता है, और तलने वाला बर्तन भी वो भी चीनियों के
जो बर्तन होते हैं उससे मिलता जुलता है। उसके बाद में अगर मैं चीनी की जलवायु की बात करूं, चीनी जलवायु की बात करूं तो केरल की जमीन की बात करूं तो उपजाऊ है या नॉन उपजाऊ है। तो केरल की जो जमीन है वो उपजाऊ है। वहां की जलवायु ऐसी है कि वहां हम चावल का उत्पादन आराम से कर सकते हैं। वहां के खान पान की बात करूं तो वहां सब्जी, मछली और चावल खाते हैं। वहीं लद्दाख में जहां दूध से बनी चीजें जैसे मक्खन, चीज, मांस, इन चीजों को खाया जाता था, वहीं भौगोलिक स्थिति बदलते ही खान पान में भी अंतर आ जाता है। ठीक है, वहां के रहन सहन में अंतर है, खान पान में अंतर है। उसी तरह से केरल में खान पान में सब्जी, मछली, चावल खाए जाते हैं और लद्दाख में हमें दूध से बनी चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, उससे आगे अगर हम देखें, भौगोलिक स्थितियां बेशक अलग हों पर जो संस्कृति, प्रभाव और इतिहास है वो चीनी या अरब व्यापारी से ही प्रभावित रहा है, चाहे लद्दाख का हो या केरल का। उसके बाद में हमारे इसमें बताया गया है कि हमें इससे विविधता समझ में आती है कि केरल, लद्दाख की जो भौगोलिक स्थितियां बदल जाती हैं तो वहां के खान पान, हर चीज में रहन सहन, खान पान, बोलचाल, सब में अंतर आता है। जब इसी अंतर को हम विविधता के रूप में देखते हैं, इसमें सिर्फ लद्दाख और केरल का उदाहरण है, ऐसा लगभग हम हर चीज में देख सकते हैं। बेशक हम यूपी और लद्दाख की बात कर सकते हैं या हम केरल लद्दाख की बात कर सकते हैं। बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ यदि हम नॉर्थ इंडिया की और ईस्ट इंडिया की बात करें तो हमें वहाँ जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है भौगोलिक स्थितियों में। जैसे अगर हम मौसम राम की बात करें तो वहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है। उससे अगर हम आगे आते हैं तो धीरे धीरे जो लौटता हुआ मानसून होता है उसमें ज्यादा बारिश होती है और धीरे धीरे जब हम नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं तो वो जो मानसून होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। भौगोलिक स्थितियों के कारण ये सब होते हैं। अब मैं बात करूं विविधता में एकता। मैंने जैसे शुरू में पूछा था कि ये भारत की जो विविधता है वो एकता का काम करती है या अभिशाप का काम करती है, तो इसमें बताया गया है कि भारत में जो विविधता है वो हमारे लिए एकता का काम करती है। भारतीय ताकत का स्रोत ही विविधता में एकता है। विविधता में एकता या अनेकता में एकता। अगर हम इसका भी उदाहरण देखें तो जब भारत पर अंग्रेजी शासक का राज था तो विभिन्न धर्म के, भाषा और क्षेत्रों की महिला और पुरुषों ने मिलकर लड़ाई लड़ी। उन्होंने ये नहीं देखा कि हम विभिन्न धर्म के हैं, भाषा के हैं, क्षेत्र के हैं, महिला हैं या पुरुष हैं, सबने एकजुट होकर अंग्रेजी शासक के खिलाफ लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता संग्राम लड़ा। उसके बाद में स्वतंत्रता संग्राम में भी अलग अलग परिवेशों के लोगों ने एक साथ या एकजुट होकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। ना सिर्फ केवल लड़ाई लड़ी और उन्हें देश से बाहर भी किया। उसके बाद में अंग्रेजों की सोच थी कि भारत में विविधता अधिक है, अनेक तरीके के लोग रहते हैं, तो जब अनेक तरीके के लोग हैं तो उनमें एकता नहीं होगी, फूट डालो और राज करो। तो भारतीयों ने यह स्पष्ट कर दिया कि बेशक हम में कितनी भी विविधता हो, लेकिन जो भारत के लिए नुकसानदायक है या भारत के खिलाफ या भारत के जो लोग हैं उनके लिए नुकसानदायक है या उन्हें हानि पहुंचाता है, उसके विरुद्ध हम सब एक हैं। अंग्रेजी शासकों के खिलाफ सब ने एक मिलकर एकजुट होकर काम किया। इसी का एक कोट है, जवाहरलाल नेहरू की एक बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की खोज। उसमें भारतीय एकता की एक मिसाल हमें जवाहरलाल नेहरू ने दी कि जो भारतीय एकता है वो कोई थोपी गई चीज नहीं है, बल्कि जो भारतीय हैं यह उनकी एक भावना है जो कि बहुत गहरी है, जिसमें विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना होती है। हमें यहाँ जवाहरलाल नेहरू ये बताते हैं कि भारतीय एकता हमारे लिए अभिशाप नहीं बल्कि हमारी शक्ति का कारण है। भारत में अनेकता में एकता, वह विविधता ही हमारी पहचान। हमें नेहरू जी ने बताया कि जो विविधता है वो हमारी पहचान है। भारत में अनेकता में एकता व विविधता ही हमारी पहचान का विचार हमें नेहरू जी की पुस्तक भारत की खोज में देखने को मिलता है। उन्होंने अपना एक कोट करते हुए बताया था कि भारत में अनेकता में एकता या विविधता हमारी पहचान को उजागर करते हैं। भारत में विभिन्न धर्मों के, विभिन्न भाषाओं के, विभिन्न तरीकों के अलग अलग होने के बावजूद भी एक साथ मिलकर रहते हैं। देश पर संकट आने पर सब एक साथ मिलकर एकजुट होकर भारत के लिए परिश्रम करते हैं, भारत के उस कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, और यह भारत की एक शक्तिशाली ताकत का स्रोत है। इसी तरीके से
जो विविधता चैप्टर है हमने उसको कंप्लीट कर लिया है, एनसीईआरटी का चैप्टर 1 क्लास 6 का। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।